हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि सर इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पेपर में 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन वाले हैं। जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 5 मार्क्स का आपके पेपर में 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, जिसमें से आपको मिलेंगे कितना, 20 मार्क्स। तो मैं चाह रहा हूं ना कि आपके हाथों से यूं ही 20 मार्क्स ना चला जाए, इसलिए मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के सामने में लेकर आया हूं। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14 तक हमारे ऑब्जेक्टिव सेक्शन का नहीं देखे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 1 रहा है। आज याद रखें क्या है, सेट नंबर 1। इस तरह से मैं 3 सेट प्रोवाइड करूंगा। देखिए, ऐसा तो बुक तो बहुत फ्लेमिंगो का अलग है, विस्टार्स का अलग है, तो दोनों बुक में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगी? आज मैं आपके सामने वही चीज में बताने वाला हूं। जैसे कि पहला टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, द लास्ट लेसन के बारे में आप लोग इजीली से पढ़े होंगे, लेकिन द लास्ट लेसन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सभी टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेपर में होगा 8 क्वेश्चन, सॉरी आपका 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ लिखना होगा 4 क्वेश्चन का आंसर। यस या नो? तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस टॉपिक में बार बार जो क्वेश्चन रिपीटेड होती है ना पिछले कई सालों से, वो टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। क्लास को हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, जहां पे टेस्ट सीरीज के कोई स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जाएं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस टेस्ट सीरीज को लगाएं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, मुझे मैं पूरा बिलीव के साथ कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव जो 30 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इस टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इतना मेहनत ही किया गया है। यह हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा ये तैयार किया हुआ ऑनलाइन टेस्ट है, जो आप लोगों को ओनली फॉर 99 रुपीज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई से स्टूडेंट्स है जो ओनली फॉर आर्ट्स लिए हैं, और वो हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट अगर लिए तो उनके लिए 99 रुपीज है। अगर कोई ओनली फॉर इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर का चाहते हैं तो उनके लिए 59। सोचिएगा, एक टेस्ट सीरीज का 4 रुपया पड़ रहा है। एग्जाम से पहले जरूर टेस्ट लगाइए। और टेस्ट लगाने का ना, इसमें खूबसूरती बात क्या है कि आप पूरे झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, 30 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं ना, ये आप अपने आप में जज कर सकते हैं कि मुझे और कितने तैयारी करने की आवश्यकता है। यहाँ इतना फैसिलिटी है, जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाएंगे ऑनलाइन, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कितना तैयारी कर चुके हैं, कितना और बाकी है। तो फाइनली हम लोग सर मुद्दे पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है, ये हम लोग का हम लोग का जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सेट नंबर 1 है। मैं आज आपको बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश करूंगा। पैसेंस है, वीडियो को देखिए। पैसेंस नहीं है, छोड़कर चले जाइए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड, लेकिन हमारे यहां पर देखेंगे तो पैसेंस बनाकर रखना होगा। बिल्कुल जो जैसे मैं समझाता हूं, टू द पॉइंट, सिंपल भाषा में आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पहले ही फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही लिखा रहता है, कृपया अभ्यर्थी अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उत्तर दे, लिखा हुआ रहता है। तो क्लास को स्टार्ट करें। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है सर, कि डिस्क्राइब द, आपका पहला क्वेश्चन हम लोग से यहां से स्टार्ट होगी। एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पे सबसे पहले हम लोगों का क्लास यहां से स्टार्ट होता है कि राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। मैं एक बात बता दूं, मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन में बताऊंगा। द लास्ट लेसन से इन तीनों में से क्वेश्चन छप जाएगी। 3 क्वेश्चन बस समझने की ठहरा है, बस आपको समझना है बेहतरीन तरीके से। राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द लास्ट लेसन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि जो टाइटल है ना लास्ट लेसन का, पार्ट के शीर्ष पर टिप्पणी लिखिए। जो पार्ट का शीर्ष हम लोग टाइटल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसका शीर्षक लिखना है। समझ में आया? चलिए, एक तो सिंपल भाषा में लिखना है, ठीक है? समझिएगा। द लास्ट लेसन रिफर्स टू द सब्जेक्ट टॉट बाय मिस्टर हेमल ऑन द डे ही रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू क्विट। कहता है अंतिम पाठ मिस्टर हेमल, आप सभी को पता है मिस्टर हेमल के बारे में, आपको तो ज्यादा पता होगा, आप देख रहे हैं इसलिए, ठीक है? मिस्टर हेमल द्वारा उस दिन पढ़ाए गए विषय को संदर्भित करता है जिस दिन उन्होंने बर्लिन से पद छोड़ने का आदेश मिला था। जिस दिन उसको बर्लिन से छोड़ने का आदेश मिला था। He used to teach French in the school of Alsace। और क्या कहता है, वो अल्सेस के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते थे। वो अल्सेस के स्कूल में
क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे। आगे कहता है कि अल्सिस एंड लॉरेंस ऑफ फ्रांस वेर कैप्चर्ड बाय द प्रूसिया सोल्जर। और कहता है क्या? फ्रांस के अल्सिस और लॉरेंस पर प्रसिया के सैनिक ने कब्जा कर लिया था। एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। द ऑर्डर वेर इशूड टू टीच जर्मन नॉट फ्रेंच। और कहता है आगे क्या कि हेमल ने आगे कहता है कि बल्कि जर्मन पढ़ाने का आदेश जारी किया गया है और जर्मन फ्रेंच को बंद करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। आगे कहता है क्या? मिस्टर हेमल इन हिज लास्ट अपीयरेंसेस इन द क्लास called upon the children as well as village elder to preserve their language because it would remind them of them is their French original and the needed to secure freedom। और कहता है आगे क्या कि मिस्टर हेमल ने कक्षा में अपनी अंतिम उपस्थिति में बच्चों के साथ साथ गांव के बुजुर्गों से भी अपनी भाषा को संरक्षित करने का आह्वान किया। क्यों कहा था पता है? क्योंकि कहता था कि ये सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, ये क्लियरिटी लैंग्वेज है। कौन कहता था? मिस्टर हेमल कहता था। सभी बुजुर्गों को एल्डर, सभी विलेज एल्डर को बुलाए हैं और फ्रेंच के जो फ्रांस क्लासरूम के लास्ट बेंच में बैठाए, सबको समझा रहे थे ये लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और कहता है कि इस लैंग्वेज को संरक्षित करके रखा जाए क्योंकि यह उन्हें उनके फ्रांसीसी मूल्य और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह था सर हम लोग का आंसर, जो आप लोगों को समझ में आया या नहीं एक बार जरूर बताइएगा। अगर आपके टाइटल लिखने के लिए आ जाए, टाइटल में जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर आपके पेपर में टाइटल लिखने के लिए ओनली फॉर टाइटल लिखने के लिए आ जाए तो आपको इसी तरह से लिखना है। लेकिन अगर मिस्टर हेमल जो है, मिस्टर एम हेमल, एम जो हेमल है हम लोग का, याद रखिएगा एम हेमल के बारे में अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या याद रखिए कि हमें इसके बारे में कैरेक्टर स्केच लिख के दे। क्या? कैरेक्टर स्केच। तो आपको कैसे लिखना है कैरेक्टर स्केच? एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, एकदम साधारण। मिस्टर हेमल कौन था, क्या थे, क्यों आए थे, क्या क्या हुआ था, सारा चीज एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। पहला देखिए, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमल। समझिएगा, पैसेंस से देखिए, नहीं तो चला जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये सेट नंबर 1 है। मैं इस तरह से 3 सेट तैयार किया हूं सब्जेक्टिव पेपर के लिए। आप कहता है सर मिस्टर हेमल के बारे में कैरेक्टर, मतलब मान लेते कैरेक्टर मतलब मेरे चरित्र के बारे में आपको लिखना है, तो आपने पढ़ा होगा मिस्टर हेमल के बारे में, तभी तो आप लिख पाएंगे सिंपल भाषा में। मिस्टर एम हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एट ए स्कूल इन अल्सेस। मिस्टर हेमल एक फ्रेंच का टीचर था। कहां का? अल्सेस के एक स्कूल का। A French territory that had fallen into the hand of the Germans। और कहता है क्या, जो एक फ्रांसीसी क्षेत्र था और यहाँ पे भले ही फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा जाता था, लेकिन यह क्षेत्र किसका था? फ्रांसीसी क्षेत्र था। किसका? फ्रांसीसी क्षेत्र था, जो जर्मन के हाथों में पकड़ा गया था। जो जर्मन के हाथों में क्या था? पकड़ा गया था। द स्कूल वॉज ए पार्ट ऑफ हिज ऑन रेसिडेंस। और कहता है क्या, स्कूल उनके ही आवास का एक हिस्सा था। पकड़ा गया, स्कूल का एक हिस्सा था, तो उनका ही एक क्या था? अगर उस जमीन को कब्जा कर लिया जाए तो वो जमीन किसका होगी? जो कब्जा करेंगे, जिनका था वो नहीं, जो कब्जा कर लिए उन्हीं का जमीन हो जाएगा। आगे कहता है कि he had already put in 40 year of faithful service। और कहता है क्या, समझेगा, वह अपने ही 40 वर्षों की निष्ठा सेवा कर चुका था। और वह अपने 40 वर्षों तक वह अपने निष्ठा सेवा कर चुका था लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। He was a strange nationalist। He called upon his students and their parents to feel proud of their national language। और कहता है क्या इसके बारे में समझेगा, कहता है उन्होंने अपने विद्यार्थियों और उनके अभिभावक, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से अपनी राष्ट्रीय भाषा पर गर्व महसूस करने का आह्वान किया। कहिए कि मैं अपने जो हमारा मदर टंग है उसको मैं गर्व हासिल करने का एक क्या दिया? आह्वान किया। भाषा एक ऐसा जुड़ाव, उन्होंने इनके भाषा एक ऐसा जुड़ाव उन्हें एक बार फिर आज़ादी हासिल करने में मदद करेगी। और कहता है क्या, समझेगा, सच बॉन्डिंग ऑफ लैंग्वेज would help them secure freedom once again। He looked very depressed on the last day of his teaching career there। और जब वह वहाँ अपने शिक्षण करियर के आखिरी दिन वह काफी उदास थे।
कौन? मिस्टर हेमल। मिस्टर हेमल लास्ट के दिन में, हेमल लास्ट के दिन में अपने पढ़ाते समय वो काफी उदास थे। He had got the order to leave their job a well expect the bolding from the German teacher। और कहता है क्या वहां आपने, कहता है क्या सर, कि उन्हें नौकरी छोड़ने के साथ साथ, उनको तो नौकरी छोड़ना ही है, साथ ही साथ नौकरी छोड़ने के साथ साथ जर्मन टीचर के लिए बिल्डिंग भी खाली करने के लिए आदेश मिल गया कि आप तो नौकरी छोड़ रहे हैं। मिस्टर हेमल को कह रहे हैं आप तो नौकरी छोड़ रहे हैं, बाकी जो भी टीचर्स है वो भी यहां से जल्दी से बिल्डिंग को खाली करके यहां से निकल जाएं। The village elder attended the class to show their respect for the country and to thank their master। और अब जो विलेज एल्डर थे उसके बारे में कहता है क्या कि गांव के बुजुर्ग देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने और अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए कक्षा में उपस्थित हुए। समझ में? लास्ट दिन में जो फ्रेंच लैंग्वेज जो लास्ट दिन में पढ़ाया जा रहा था इसलिए बुलाया था, और उसका लास्ट लैंग्वेज था, सॉरी उसका लास्ट डे था, साथ ही साथ फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट दिन पढ़ा जाएगा। वो अपने मदर टंग को रिस्पेक्ट देना चाहते थे एंड टीचर्स को भी। आगे कहता है कि व्हेन टाइटल फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज सिंसियरली, द लास्ट वर्ड हेमल रॉट ऑन द ब्लैकबोर्ड वेर लॉन्ग लाइव फ्रांस। कहता है लास्ट में यहाँ तक के छोटे, यहाँ पे तक जो होता है कि छोटे तक के, यहाँ तक कि छोटे फ्रांच को भी ईमानदारी से अपनी भाषा ना सीखने पाने का दुख हुआ। जो फ्रांच था ना उसको भी ये भाषा नहीं समझ में आया था, और कहा गया था कि आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आज से इस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। हेमल ने ब्लैकबोर्ड पर जो आखिरी शब्द लिखे थे वो है फ्रांस जिंदाबाद। वह मिस्टर हेमल ने जो लास्ट में आखिरी शब्द लिखी थी वो था क्या? फ्रांस जिंदाबाद लिखा था। किसने? तो बताएंगे मिस्टर हेमल ने। ये एक्टर स्केच आपके पेपर में हर साल पूछे जाने वाले में से एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का कैरेक्टर स्केच हर एक साल बार बार पूछे जाते हैं। कभी साहेब के बारे में, कभी मुकेश के बारे में, तो कभी आपसे पूछा जाएगा मिस्टर हेमल के बारे में। तो कैरेक्टर स्केच एक आएगा, आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। हमें लगता है कि इस तरह से कैरेक्टर स्केच आए तो आप इजीली से आप लिख लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार कॉपी पे छाप लीजिए, एक बार उतार लीजिए, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। अब आते हैं सम यू डी देन मेन आइडिया फॉर द लेसन, द लास्ट लेसन इन अबाउट, मतलब इसमें आपको कहा गया है ना कि द लास्ट लेसन पार्ट के मुख्य विचारों को लगभग 125 से 150 शब्दों में लिखना है। मैंने अभी 2 टॉपिक बताया ना, देखिए 2 क्वेश्चन में बताया था। एक क्वेश्चन यह था सर मैन टाइटल लिखने के लिए आ जाए तो आपको इस तरह से लिखना है। अगर आपके पास कैरेक्टर स्केच आ जाए हेमल के बारे में तो इसके अलावा को कुछ नहीं लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हु इज मुकेश। अब आते हैं कि मुकेश कौन था। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मुकेश कौन था। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आ जाए। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मुकेश के बारे में कैरेक्टर स्केच आए तो भी ये आंसर लिखना है, और कहा जाएगा कि हु इज मुकेश, हाउ इज हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अगर ये भी क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर यही लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कैरेक्टर स्केच आए तो भी इसका उत्तर यही लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आए तो फिर भी आपको यही आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? मुकेश कौन था, उसका रवैया उसके परिवार से किस प्रकार भिन्न था, उसका जो एटीट्यूड था ना उसके फैमिली से किस प्रकार डिफरेंट था, उनका रहन सहन, खान पान, ये आपसे पूछेंगे, उनके विचार विमर्श, ठीक है? मुकेश हेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद टाउन फेमस फॉर बंगाल इंडस्ट्री। और जो मुकेश थे, मुकेश चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर फिरोजाबाद शहर के रहने वाले हैं। मुकेश कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद के। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कई बार। मुकेश जो है चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर फिरोजाबाद शहर के रहने वाले हैं। एवरी अदर फैमिली दे आर इंगेज इन द मेकिंग बैंगल्स। और कहता है वहां हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। हर एक वहां मुख्य व्यवस्थाएं जो होती है ना, लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, उनका काम ही होता है चूड़ी बनाना, ठीक है? आगे कहता है कि बट मुकेश इंसाइटेड ऑन बिकम ए कार ड्राइवर। और कहता है कि लेकिन मुकेश का कार ड्राइवर बनने की जिद करता है। मुकेश का फादर या मदर कहते थे, उनका फैमिली वाला कहते थे कि जिस तरह से मैं चूड़ियां बना रही हूं उसी तरह से आप लोग चूड़ियां भी बनाएं आप। लेकिन मुकेश कहता था कि नहीं, मुझे शौक है ड्राइवर बनने की, जिद के साथ वो अड़े हुए कि मुझे चूड़ियां वगैरह नहीं बनाना है, मुझे बनना है तो मैं कार ड्राइवर बनूंगा।
ठीक है भाई, कार ड्राइवर बनो, इसलिए उसका जीवन क्या था, बिल्कुल अलग था। ही इज अपवर्ड लुकिंग, और क्या था वह ऊपरी की ऊपर की ओर देख रहा था, और वह ऊपर की ओर इस तरह से देख रहा था। चिल्ड्रेन लाइक हिम वर्क इन द ग्लास फर्नेस इन सेमी डार्क कैसेल्स विदाउट प्रॉपर एयर। और ये सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक बता दूं, समझिएगा। कहता है क्या, समझिएगा, कहता है क्या कि उनके जैसे बच्चे अर्ध अंधेरे कोशिकाओं में उचित हवाओं के बिना कांच की भट्टियों में काम करते हैं। कहता है कि जिस तरह से मुकेश कहता है कि मैं जिस तरह से हूं, इस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी आज इस कांच की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और काम करते समय अपनी आंख की रोशनियां भी गवा लेते हैं, क्योंकि आंख की रोशनियां ज्यादातर खराब होती कहां पे, लाइट में। और लाइट नहीं होगी तो चूड़ियां फिर मुड़ेगी नहीं, तो फिर हम लोग रिंग कैसे करेंगे, गोल कैसे करेंगे। ठीक है, आगे कहता है सम 20,000 of them are losing the brightness of their eyes by working there। आगे कहता है क्या कि उनमें से लगभग 20,000 लोग वहां काम करके अपनी आंखें की रोशनी खो रहे हैं। 20,000 फिरोजाबाद में दिन प्रतिदिन अगर सर्वे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20,000 व्यक्ति काम करके अपनी आंखों की रोशनियां गवा रही है। ये कौन कह रहा है, मुकेश। आगे देखते हैं सर। मुकेश टेक द राइड टू हिज होम इन ए स्टैकिंग लेन। और कहता है आगे, मुकेश कहता है किसके बारे में, मुकेश लेखक को एक बदबूदार गली में स्थिर अपने घर ले जाता है। कौन, मुकेश। लेखक जो होती है ना, लेखक, उसको उठाते हैं और एक बदबूदार गली में लेकर चले जाते हैं। इट इज ए हाफ बॉइल्ड शॉक। और कहता है क्या, लास्ट में यह आधी बनी झोपड़ी है। जहां पे मुकेश ने राइटर को लेकर गए थे, वह झोपड़ी बिल्कुल आधी की आधी बनी हुई थी। ए थिन यंग वोमन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स। आगे कहता है क्या, एक दुबली पतली युवती शाम का खाना बना रही है। कौन, ए थिन यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स। और एक एकदम यंग लेडी शाम के समय शाम का खाना बना रही थी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर एज ए टेलर and as Bengals maker, Mukesh parents had failed to renovate the house। और कहता है क्या कि दर्जी और चूड़ी बनाने वाले के रूप में लंबे वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद मुकेश के माता पिता घर का नवीनीकरण करने में असफल रहे। मतलब मुकेश का फादर जो है और मुकेश का जो मदर है वो बिल्कुल चूड़ियाँ बनाते थे, साथ ही साथ टेलर्स का भी काम करते थे। और मुकेश कहता है कि इतना दिन से, लगभग कई सालों से हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, मेरे मदर एंड फादर काम कर रहे हैं, लेकिन आज अभी तक हमारे झोपड़ियाँ जैसे कि तैसे ही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। कौन कह रहा है, मुकेश को। किसको कह रहा है, राइटर को समझ में, ऑथर को। ठीक है, आगे कहता है क्या, समझिएगा। एवरी हट इज ए पिक्चर ऑफ एक्ट पॉवर्टी। और कहता है किसके बारे में, कहता है हर झोपड़ी भीषण गरीबी की तस्वीर है। और ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गरीबी का एक क्या है, तस्वीर उभर कर हमारे सामने आया है। आगे कहता है कि बट मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक। और जो लेकिन मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। पर मुकेश कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं बनना है, चूड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाना है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है क्या, कि मैं एक मोटर मैकेनिकल बन सकूं। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार नॉट प्लेस। और लास्ट में कहता है लेकिन मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। वह हवाई जहाज नहीं बल्कि कारों का सपना देखकर संतुष्ट है। वह हवाई जहाज नहीं जो आसमान में उड़ती है ना, वो हवाई जहाज नहीं बल्कि वह कारों को देखकर संतुष्ट हो जाती है कि मुझे मोटर मैकेनिकल बनना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या इस तरह से कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर आ जाए तो क्या आप लोग लिख पाएंगे? एक बार जरूर बताइए। और क्लास कैसा लग रहा है ना, एक बार जरूर बताइएगा। ऐसा तो नहीं है ना मैं चीखते जा रहा हूं, मैं चिल्लाते जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा अगर फील हो रहा है तो अगला क्लास से बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर स्केच को अच्छे ढंग से पढ़ना है। अभी तक मैं 3 क्वेश्चन बनाया, तीनों क्वेश्चन को देख लेना अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब जितना भी क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन नहीं है, ये 2-3 मार्क्स वाला नहीं है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का?
5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। अभी तक यूट्यूब में आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे। बस कोशिश करिए इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आए एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड में, सेंटेंस में लिखने की कोशिश करेंगे। हु वाज डैनी? डैनी कौन थी? हाउ डिड द गेट ओवन इनटू सोफीज ड्रीम एंड इमिग्रेशन? आगे कहता है क्या कि वह सोफी के सपनों और कल्पना में कैसे बुना गया। बुना गया मतलब समझ में आ गया ना। हुआ इज डैनी कैसेस? आप देखते से डैनी कैसेस कौन है। डैनी वाज कंसिडरेड ए ग्रेट फुटबॉलर प्लेयर। अभी मैंने जस्ट ऑब्जेक्टिव में जब मैं बता रहा था कि डेनिस क्या थे, एक महान फुटबॉल खिलाड़ी में जाने माने होता है ना कि पूरा चर्चित खिलाड़ी है, एक रोंगटा खड़ा कर देने वाला खिलाड़ी है। ठीक इसी तरह से डैनी कैसिस क्या था? एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी थे। आगे कहता है कि ही वॉज ए हीरो इन द आईज ऑफ सोफी, और कहता है सोफी की दृष्टि में बहुत नायक था। सोफी की दृष्टि मतलब आंख में क्या था? बहुत नायक था। हर प्रिंस चार्मिंग, और कहता है क्या उसका राजकुमार आकर्षक है, और उसका राजकुमार आकर्षक मतलब किसी भी लड़का को देखते थे तो ऑटोमेटिक क्या था? अट्रैक्शन। जिस तरह से आप लोगों को अभी हो रहा है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। सी ओ फनी एंड फैंटास्टिक ड्रीम ऑफ एन अफेयर विथ दैट आयरिश फुटबॉलर प्लेयर। लास्ट में क्या होता है समझिएगा, उसने उस आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी के साथ अफेयर के अजीब और शानदार सपने बुने। किसके साथ? आयरिश फुटबॉलर के साथ। और डैनी कैसिस किसका फुटबॉलर है? याद रखिएगा, फुटबॉलर है। कौन? डैनी कैसिस। डैनी कैसिस फुटबॉलर है और आयरिश फुटबॉलर के साथ। बस समझ में आएगा ना क्या शुरू होने वाला था। वो शुरू होने के लिए काफी अट्रैक्टेड थे। आगे कहता है क्या? सी टोल्ड हर एल्डर ब्रदर जियोफ अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी, और कहता है किसके बारे में समझिएगा। कहता है कि सर उसने अपने बड़े भाई जियोफ को डैनी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। उसने अपने बड़े भाई जियोफ को डैनी से मुलाकात करने के लिए बुलाया नहीं बल्कि बताया। आगे कहता है कि बट ही डिड नॉट बिलीव हर स्टोरी, और कहता है किसके बारे में, लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है कि इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर और हमारे साथ मिलेगी। इस तरह से वो थोड़ा सा चौंक गए। He reported the matter to their father, but he also called it another of her wild bench where loves sometimes come। और कहता है इसके बारे में क्या समझेगा। कहता है आगे कौन? डैनिस का जो जियोफ है वो कहता है कि समझेगा, लेकिन उसे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने मामले की जानकारी उनके पिता को दे दी। बोले कि देखो ये ऐसा कह रहा है कि एक लड़का आएगा इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। वो अपने फादर को, उससे रहा नहीं गया, बोला नहीं मैं अपने फादर को मैं बता दूं ताकि उनको भी संतुष्टि मिले। तो फादर को उन्होंने बता दी, लेकिन उन्होंने इसे उनकी वाइल्ड स्टोरी में से एक और कहा। अंधेरे होने के बाद सोफी नहर के किनारे एक सुरक्षित रास्ते पर चली। अंधेरे होने पर सोफी जो है ना, लिखा है कि आफ्टर डार्क सोफीज वॉक बाय द कैनल अलोंग ए सोल्टर पाथ देयर वाज ए wounded bench where loves sometime came. She thought of meeting Danny there. She sat on the bench and waited for him. She imagined him coming out of the shadows, but there was no sign of his coming. She was sad and dejected. She was afraid of being launched by her father and brother. और कहता है लास्ट टाइम क्या समझिएगा। कहता है क्या, मैं अंधेरे के होने के बाद सोफी नहर के किनारे एवं सुरक्षित रास्ते पर चली। वहाँ एक लड़की की बेंच भी थी। वहाँ एक लकड़ी के उंडेड मतलब लकड़ी के बेंच भी थी, जहाँ कभी कभी प्रेमी और प्रेमिका बैठा करते थे। आया करते हैं या बैठा करते हैं। उसमें आपने देखा उसने वहाँ डैनी से मिलने के बारे में सोचा। उसने वहाँ डैनी के बारे में मिलने से सोचा कि मैं डैनी के साथ मिलूंगा। कौन कह रहे हैं? सोफीज का याद रखिएगा, सोफीज का ड्रीम का याद रखिए। किसके बारे में? तो बताएंगे सर डैनी के बारे में कह रहे थे। किसको? याद रखिएगा, जियोफ को। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं। वह बेंच पर बैठ आर कहता है कि उसने वहां बैठने से मिलने के बारे में बताया। वह बेंच पर बैठी गई और उसका इंतजार करने लगी। उसने कल्पना की कि वह छाया से बाहर आ रहा है, लेकिन उसने आने का कोई संकेत नहीं मिला। एक होता है ना कि मैं जिसका वेट कर रहा हूँ काफ़ी दिन तो मेरा नया लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, मैं सोच रहा ये आएगा। जब परछाई कोई पत्ता भी हिलता है ना, लग रहा है आ गया, खुश होता है। फिर पता में चलता है कि यह पत्ता है।
ऐसा महसूस होता है आप लोगों को? हाँ जी, आपको होता है? होता है, रोएंगे रोएंगे अगर इस तरह से कर रहे होंगे तो, ठीक है। आगे कहता है कि वह उदास और हताश थी, वह अपने पिता और भाई द्वारा उपहास किए जाने से डरती थी। समझना, ये था इनका स्टोरी। किसका? तो बताइए, जैसे डैनी का। कौन? हु वाज डैनी और सोफीज? हाउ डिड ही गेट ओवन इनटू सोफीज ड्रीम एंड इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन। तो ये था सर ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का आएगा। अगर आप सही सही लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 मिलेगी। लेकिन लिखते समय एक बात आपको ध्यान रखना होगा। किसके बारे में? याद रखिए, एक बात ध्यान रखना होगा कि सिंपल से वर्ड में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ जाए कि हाउ डज डगलस एट लास्ट लर्न हाउ टू स्विम। कहता है किसके बारे में? डगलस के बारे में। आखिर डगलस ने तैरना कैसे सीखा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे गए हैं कि डगलस तैरने के लिए किस तरह से सीखने के लिए सीखा, मतलब डगलस जब डूबने लगे थे तो तैरने के लिए कैसे सीखा? आखिर डगलस ने तैरने कैसे सीख लिया, इसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए देखते हैं सर इसके बारे में भी ये क्वेश्चन है क्या। समझ में आ रहा था एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से मैं 3-4 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले। मैं चाह रहा हूं ना कि जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 2 तारीख को ही ना आप लोगों का, मैं चाह रहा हूं 2 तारीख को ही ना आप लोगों को 2 फरवरी को मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को क्यूआर क्लास दे दूं, एक क्लास जहां पे आपका पूरा का पूरा फ्लेमिंगो का ऑल पूरा टॉपिक का 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सारा ऑब्जेक्टिव को मैं निचोड़ कर बता दूंगा। अगर आप चाहते तो जरूर बताइएगा। डीप वाटर टेल अस हाउ डगलस फर्स्ट to mischief with water and how he finally overcome his fear of water। कहता है कि डीप वाटर हमें बताता है कि कैसे डगलस को पानी से जुड़ी 2 घटनाओं का सामना करना पड़ा। 2 घटना क्या था मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। He wished to learn how to swim और कहता है क्या, समझिएगा, कहता है कि वह तैरना सीखना चाहता था, वह बिल्कुल तैरना सीखना चाहता था। He got a pair of water wing and went to YMCA पूल और कहता है किसके बारे में? कहता है उसने अपने पानी के पंखों का एक जोड़ा मिला और वह YMCA पूल में गया। पानी का एक जोड़ा मिला और वह YMCA पूल के पास गया। आगे कहता है ही वॉज वेटिंग फॉर अदर टू अराइव और कहता है किसके बारे में? वह दूसरे के आने का इंतजार कर रहा था। वो कहता था कि कोई दूसरा आएगा, मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ में तैरेंगे तो मुझे कोई डर नहीं लगेगी। ए बिग बॉय थ्रेव हिम into the deep water end of the pool और कहता है क्या, एक बड़े लड़के ने उन्हें उस तालाब में गहरा पानी में फेंक दिया। और होता है इस तरह से, मैं मान लेता खड़ा हूं, मुझे डर लग रहा है पानी से, कोई बड़ा लड़का आया, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे पीछे से ढकेल दिया, मैं पानी में डूब गया। पानी में तैरने के लिए नहीं, बल्कि मुझे तैरने ही नहीं आता तो मैं डूब जाऊंगा। आगे कहता है क्या, समझेगा, he had to struggle a lot before he was rescued, he never went back to the pool और कहता है क्या, जैसे उसको बड़ा लड़का ने तालाब में फेंक दिया, उन्हें बचाए जाने से पहले काफी संघर्ष करना पड़ा। देखिए उन्हें जब वो बच्चे जिस तरह से हम लोग पानी में डूबते थे, देखिए नहीं कैसे करते हैं हम लोग, जितना भी इस तरह से करते हैं हम लोग नीचे और चलते जाते ताकि हमारा बॉडी क्या बैलेंस बनाकर रहे। और कहता है कि उन्हें बचाए जाने से पहले काफी संघर्ष करना पड़ा, वह कभी भी पूल में वापस नहीं गया है। ठीक है, आगे कहता है क्या कि बट ए फ्यू ईयर लेटर ही हैड एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम टू आर्ट ऑफ स्विमिंग और कहता है इसके बारे में, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने तैराकी की कला सीखने के लिए एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया। अब वो सोचने लगा कि मैं इस तरह से तैर नहीं पाऊंगा, इस तरह से बंदे आ रहे हैं, मैं किसी का वेट कर रहा हूं, आके मुझे ढकेल दे रहा है, मैं डूब जा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, एक मैं कोच लेके बुला रहा हूं, एक शिक्षक के बुला रहा, प्रशिक्षक को जो मुझे तैरना सिखाएगी। द इंस्ट्रक्टर प्रोसेस्ड टू स्टेप बाय स्टेप The first he removed his fear of water और आगे कहता है कि प्रशिक्षक कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। अब प्रशिक्षक जो है उसको कहता था कि कदम दर कदम अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। आगे कहता है सबसे पहले उन्होंने अपने पानी से अपना डर दूर किया और सबसे पहले उन्होंने अपने पानी से डर को दूर कर दिया। ठीक है, फेयर मतलब डर होता है। देन ही टॉक डगलस टू किक विथ हिज लेग्स इन वाटर और हम लोग जब पैर होते, मान लेते मेरा पैर, इस तरह से हम लोग करते हैं ना पानी में तैरना चाहिए बाबू। आप शहर से हैं या कहीं से भी हो, जब आर्मी में कोई बंदा जाता है ना तो उसका 3rd पोजीशन में जो ट्रेनिंग होता है ना वो वाटर रनिंग होता है।
मैं तो पहली बार सुना था जब मेरे ब्रदर्स गए थे ना, स्मॉल ब्रदर्स, तो मैं पहली बार सुना था कि वाटर रनिंग कैसा होता है, तब बताया है कि वाटर रनिंग 5 किलोमीटर का वाटर रनिंग होता है, 2.5 किलोमीटर, मतलब रुक के 2.5 किलोमीटर गए फिर 2.5 किलोमीटर, सोचिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस ट्रेनिंग लास्टेड फॉर 6 मंथ, और ये ट्रेनिंग लगभग 6 महीना हो चुकी थी, ठीक है। आगे कहता है क्या, डगलस लर्न टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, फाइनली द एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड ऑन द बैटल अगेंस्ट फेयर। और कहता है कि वह ट्रेनिंग 6 महीने तक चली, 6 महीना तक उसको उस टीचर ने सिखाया, कदम से कदम मिलाकर तैरने के लिए सिखा दिया है। डगलस ने पुल की लंबाई तक तैरना सीखा। वह खुशी से चिल्लाया और खुशी से कहता, अरे वाह मैं चिल्ला, वो इस तरह चिल्लाने लगा, और वाह मैं सीख गया हूँ तैरने में, सीख गया हूँ तैरने। वो चिल्लाने लगे, चिल्लाने से उसने डर के खिलाफ लड़ाई जीत ली, और कहता है कि मैं इस तरह से मैं अपने डर के खिलाफ मैं अपने सफलता हासिल कर लिया हूँ। कौन कहा था? डगलस जी ने कहा था। समझ में आया? बताइए जल्दी से एक बार, क्या इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे या नहीं? एक बार जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। और हाँ, एक बात बता दूं, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं है कि मैं तुरंत बताते चला जाऊं, ठीक है। 5 मार्क्स से कम आपको 100, 120, 140 वर्ड में लिखना होगा। इसलिए एक बार अगर जिनके पास जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा ही जिस तरह से मैं बोल रहा हूं इसी तरह से 2 कॉपी ऐसा ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 2 मिसएडवेंचर ऑफ डगलस व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉट। और ये क्वेश्चन जो है ना, हम लोग सेट 2 में अब यहां से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक बार जरूर बताएगा शुरू से लेकर अंत तक कैसा फील हुआ है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।